आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल और खड़गे की मोदी सरकार पर निशाने की, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र की। बात करेंगे बिहार में एनडीए में तेज हुए टकराव की, सहयोगियों पर बीजेपी के दबाव की। जानेंगे मायावती क्यों तैयार हुई गठबंधन के लिए, और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हिमाचल के बागी विधायकों पर बरसे सीएम सुखू, कहा जिन्होंने बगावत की वो अब हिमाचल आने से डर रहे हैं। साजिश रचने वाले अब पंचकुला में हुए कैद। शाहजहां शेख मामले में फंसी बंगाल सरकार, हाईकोर्ट से ईडी को अवमानना केस दायर करने की दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट से भी बंगाल सरकार को नहीं मिली राहत। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन कैंडिडेट की दौड़ में डोनाल्ड ट्रंप का रास्ता हुआ साफ। निक्की हेली ने रिपब्लिकन उम्मीदवार की दौड़ से हटने का लिया फैसला। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 409 अंकों की तेजी के साथ 74,086 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 118 अंकों की तेजी के साथ 22,474 पर। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस की न्याय यात्रा का आज मध्य प्रदेश में आखिरी दिन था। अब ये यात्रा 7 मार्च की सुबह 11 बजे रतलाम से राजस्थान में प्रवेश करेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बदनावर में बड़ी रैली हुई, जिसमें राहुल के साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। तो क्या कहा इस रैली में राहुल ने, देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज मध्य प्रदेश में आखिरी दिन था। यात्रा का रात्रि विश्राम सलाना में हुआ। 7 मार्च की सुबह 11 बजे ये राजस्थान में प्रवेश करेगी। इससे पहले राहुल ने धार जिले के बदनावर में जनसभा ली, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश में आदिवासी युवक के अपमान का मुद्दा उठा दिया। राहुल ने कहा कि बीजेपी कमजोरों का अपमान करती है, यही उसकी विचारधारा है। सिर्फ आदिवासी के साथ नहीं, दलितों के साथ, गरीबों के साथ, जहाँ भी ये कमजोर लोगों का अपमान कर सकते हैं, ये करते हैं। बीजेपी आदिवासियों को उनका हक कभी नहीं देगी। वो तो इन्हें आदिवासी मानते ही नहीं, बल्कि वनवासी कहते हैं, क्योंकि आदिवासी देश के असली मालिक हैं। अगर वे आपको आदिवासी कहेंगे तो उन्हें आपको जल, जंगल, जमीन देनी पड़ेगी। हम आपको आदिवासी मानते हैं, इसीलिए आपके लिए ट्राइबल बिल लाए, जमीन अधिग्रहण बिल लाए, आपको आपका हक देने का काम दिया। राहुल ने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि मोदी सरकार रोजगार नहीं देती। सारे छोटे बिजनेस को मोदी ने बंद कर दिया। नोटबंदी की, जीएसटी की, इससे छोटे उद्योग धंधे बंद हो गए। पूरा काम 2 से 3 अरबपतियों के लिए हो रहा है। आपकी जमीन, पानी और जंगल वो ले जाते हैं। इसीलिए कांग्रेस की सरकार आने पर पहला काम जाति जनगणना करना है। इससे सब पता चल जाएगा किसके पास कितना धन है, सब सामने आ जाएगा। ये क्रांतिकारी कदम है। हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी की गारंटी थी, हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, सभी के खाते में 15 लाख रुपए डालूंगा, किसानों की आमदनी दुगनी करूंगा, किसानों को एमएसपी दूंगा। लेकिन किया कुछ भी नहीं, क्योंकि मोदी झूठों के सरदार हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ कांग्रेस चुनाव की तैयारियों में भी जुटी हुई है। पार्टी की चुनाव समिति की 7 मार्च को ही बैठक होगी और उम्मीद है कि देर रात को उम्मीदवारों की सूची भी जारी हो जाएगी। इसके साथ ही पार्टी ने अब चुनाव का घोषणा पत्र भी तैयार कर लिया है। तो क्या है कांग्रेस के घोषणा पत्र में खास, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार हो गया है। CWC की मोहर लगने के बाद कभी भी इसे जारी किया जा सकता है। इस बार कांग्रेस चुनाव के ऐलान के तुरंत बाद ही अपने घोषणा पत्र को जारी करने का प्लान बनाया है। पार्टी के घोषणा पत्र में गरीब, किसान, महिला और युवाओं पर विशेष फोकस रखा गया है। पार्टी के घोषणा पत्र में 20 बड़े वादे किए गए हैं, जिसमें युवाओं के लिए केंद्र सरकार के 30 लाख खाली पद भरे जाएंगे। जॉब कैलेंडर जारी होगा, सरकारी परीक्षा निशुल्क होगी, पेपर लीक के खिलाफ कठोर कानून, इसके लिए फुल प्रूफ प्लान बनाया जाएगा। सेना में अग्निपथ योजना बंद होगी। ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी बेरोजगारों को हुनरमंद बनाने के लिए भत्ता। महिला के लिए महिलाओं को 6,000 प्रतिमाह। केंद्र सरकार की नौकरियों में 33% आरक्षण। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की संख्या बढ़ाई जाएगी। गैस सिलेंडर की कीमत को कम किया जाएगा। वहीं ओबीसी के लिए
जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी, ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसानों का भी ध्यान रखा गया है। किसानों की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। मुस्लिम समाज के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करने की बात कही गई है। दलितों से होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए रोहित वेमुला के नाम पर कानून बनाया जाएगा। इसके अलावा गरीबों के लिए न्यूनतम आय योजना के तहत गरीब परिवारों को 72,000 सालाना मिलेगा। मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ाकर 400 रुपए की जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए गहलोत सरकार की चिरंजीवी योजना की तर्ज पर स्वास्थ्य बीमा योजना, ग्रामीण बच्चों के लिए स्कॉलरशिप के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जाएगा। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन चुनावों की तैयारी में तेजी से जुटा हुआ है। इंडिया में सीटों का बंटवारा भी हो चुका है, तो दूसरी तरफ एनडीए बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 मार्च को पीएम मोदी बिहार पहुंचे थे, लेकिन उनके साथ चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने मंच साझा नहीं किया। और 6 मार्च को जब पीएम बिहार के बेतिया पहुंचे तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। तो कैसे पीएम मोदी के दौरे ने बिहार एनडीए में बढ़ा दिया है टकराव, देखिए ये रिपोर्ट। 2 मार्च को पीएम मोदी बिहार आए थे। औरंगाबाद और बेगूसराय में पीएम मोदी ने रैली की, लेकिन इस रैली में न तो एलजेपी आर के चीफ चिराग पासवान शामिल हुए, न ही राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जरूर इसमें शामिल हुए। इसके बाद ये साफ हो गया कि चिराग पासवान बीजेपी से नाराज हैं। तुरंत ही चिराग को मनाने की कोशिश तेज हुई। पीएम जब बेतिया पहुंचे तो बीजेपी नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि चिराग पासवान बेतिया की रैली में शामिल होंगे, लेकिन चिराग को दिए गए न्योते से नीतीश नाराज हो गए। और जब पीएम बेतिया पहुंचे तो नीतीश कुमार बेतिया की जगह दिल्ली आ गए। जेडीयू का दावा है कि नीतीश को 7 मार्च को यूके जाना है, जिस कारण से वो पीएम मोदी की रैली में शामिल नहीं हो रहे हैं। चिराग के चलते नीतीश कुमार ने पीएम की रैली से दूरी बनाई, तो दूसरी ओर चिराग पासवान भी पीएम की रैली में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे। जिस समय बेतिया में पीएम की रैली हो रही थी, उस समय चिराग दिल्ली में थे। इसके बाद साफ हो गया कि एनडीए में अभी तक टकराव चल रहा है और चुनाव से पहले ये बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि वो सहयोगियों को उनका हिस्सा देने को तैयार नहीं है, जिस कारण से बिहार में एनडीए बिखरता हुआ दिख रहा है। तो महाराष्ट्र में भी हालात ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी बीजेपी के सहयोगी मुश्किल में दिख रहे हैं, कारण सीटों का बंटवारा ही है। महाराष्ट्र में एनडीए के सहयोगी दलों बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच सीटों के बंटवारे में बीजेपी की ही चली है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को बीजेपी के सामने झुकना पड़ा है। बीजेपी ने कम सीटें होने के बावजूद एकनाथ शिंदे को सीएम पद तो सौंप दिया, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनके हिस्से की सीटें छीन ली। 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना को एनडीए गठबंधन में 22 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार उद्धव से बगावत करने की कीमत शिंदे की शिवसेना को चुकाना पड़ रहा। सेना इस बार सिर्फ 10 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि शिंदे गुट के साथ 13 सांसद हैं। ऐसे में 3 सांसदों के क्षेत्र में बीजेपी का उम्मीदवार तय हो गया है। दूसरी तरफ अजीत पवार को भी तगड़ा झटका लगा है। 1 दर्जन से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे अजीत पवार को 6 सीटों पर ही समेट दिया गया। अजीत पवार पिछले साल ही एनडीए में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार में उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है, लेकिन उनकी पार्टी को भी चुनाव में जबरदस्त झटका लगा है। बीजेपी ने एनसीपी और शिवसेना दोनों को 18 सीटों के अंदर ही समेट दिया है, जबकि बीजेपी ने अपने पास 32 सीटें रखी हैं। महाराष्ट्र में 35 साल में ऐसा पहली बार होगा जब बीजेपी राज्य में 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इससे पहले पार्टी ने सबसे ज्यादा 26 सीटों पर चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव में लड़ा था। एक तरफ एनडीए गठबंधन में टकराव तेज हो रहा है, तो विपक्षी दल तेजी से चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बीच तेलंगाना से भी बीजेपी के लिए झटके देने वाली खबर सामने आई है। बीजेपी राज्य में खुद को कांग्रेस का विकल्प बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब वो मुकाबले से बाहर होती दिख रही है। बीएसपी ने यहाँ ऐसा दांव खेला है कि बीजेपी मुश्किल में आ गई है। तो क्या है मायावती का दांव, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी को केंद्र की सत्ता से हटाने के लिए इस बार विपक्षी दलों ने एकजुट होकर इंडिया गठबंधन तैयार किया है। इस गठबंधन में 2 दर्जन से ज्यादा बड़े दल शामिल है, जिससे बीजेपी पहले ही परेशान दिख रही थी और अब बीएसपी ने उसकी परेशानी को और बढ़ा दिया है।
बीएसपी ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। फिलहाल तो बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई है, लेकिन तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति के साथ बीएसपी का समझौता हो गया है और इस गठबंधन से सबसे बड़ा झटका बीजेपी को ही लगा है, क्योंकि वो तेलंगाना में खुद को कांग्रेस का विकल्प बता रही थी। राज्य में कांग्रेस पहले से ही बेहद मजबूत स्थिति में है। ऐसे में बीआरएस और बीएसपी गठबंधन के बाद अब बीजेपी चुनाव से पहले ही लड़ाई से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है। बीआरएस चीफ के चंद्रशेखर राव ने बीएसपी और बीआरएस के गठबंधन का ऐलान किया है। केसीआर ने कहा कि बीआरएस और बीएसपी का गठबंधन काफी कारगर होने वाला है। इसको लेकर हमने कई पहलुओं पर एक साथ मिलकर काम किया है। अभी सीटों को लेकर तय नहीं किया गया है कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। इसके लिए आज हम बैठक करेंगे, जिसमें सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि यह फैसला तब लिया गया जब एक दिन पहले ही बीआरएस ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। वहीं तेलंगाना बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में संविधान को खत्म करने की साजिश हो रही है। बीएसपी बीआरएस की दोस्ती तेलंगाना को पूरी तरह से बदल देगी। बीजेपी के लिए हर ओर से मुश्किलें बढ़ाने वाली खबरें आ रही हैं और पार्टी की सबसे ज्यादा मुश्किलें तो किसानों ने बढ़ा दी हैं। किसानों ने आज दिल्ली कूच का ऐलान किया था और इसका असर अब अगले 2 दिन बाद दिखाई भी देगा, लेकिन इससे दिल्ली में अभी से ही हालात बिगड़ते दिखाई देने लगे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। किसानों के विरोध प्रदर्शन का आज 23वां दिन रहा। किसानों ने आज एक बार फिर से दिल्ली कूच करने का ऐलान किया था। किसानों के ऐलान के बाद दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। आज किसान के दिल्ली चलो आंदोलन में खास बात ये रही कि आज के विरोध प्रदर्शन में हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली कूच नहीं कर रहे थे, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से किसानों ने किसान आंदोलन के तहत दिल्ली की तरफ मार्च शुरू कर दिया है। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने बताया कि पहले ऐलान किया गया था कि 6 मार्च को होने वाले विरोध मार्च में अन्य राज्यों के किसान शामिल होंगे, लेकिन दूर से आने वाले किसान आज दिल्ली पहुंच ही नहीं पाए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, बिहार, दक्षिण भारत से सड़क या ट्रेन से आने वाले किसानों को दिल्ली आने में करीब 2 से 3 दिन लगेंगे, इसीलिए स्थिति 10 मार्च तक साफ हो जाएगी। आज दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक देश में जगह जगह किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पंडेर ने कहा कि देश अब एक और बड़ा आंदोलन देखेगा। बता दें कि किसानों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी समेत अपने विभिन्न मांगों के समर्थन में 10 मार्च को 4 घंटे के लिए देशव्यापी रेल रोको आंदोलन का भी आह्वान किया है। 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत रखी गई है। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, मांगे पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा। किसानों के आंदोलन से बीजेपी दबाव में दिखाई दे रही है, तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश से एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे डबल इंजन सरकार भी हैरान परेशान दिखाई दे रही है। दरअसल यहाँ एक यूनिवर्सिटी एडमिट कार्ड जारी करने के बाद पेपर कराना ही भूल गई, तो कैसे हुई ये गड़बड़, देखिए ये रिपोर्ट। एमपी के जबलपुर की रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की बड़ी चूक सामने आई है, जिसने हजारों छात्रों को परेशान कर दिया, उनके भविष्य को संकट में डाल दिया। यूनिवर्सिटी परीक्षा कराना ही भूल गई और अब जब ये खबर सामने आई तो अब यूनिवर्सिटी की तरफ से जांच करवाई जा रही है। दूसरी तरफ छात्र छात्राओं में काफी नाराजगी दिखाई दे रही है। दरअसल पूरा मामला जबलपुर की रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी का है। यहाँ 5 मार्च को कंप्यूटर साइंस की परीक्षा होनी थी, जिसके लिए तय समय के अनुसार एडमिट कार्ड भी वितरित कर दिए गए थे, लेकिन जब छात्र यूनिवर्सिटी पहुँचे तो उन्हें पता चला कि आज एग्जाम है ही नहीं। इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी ने एग्जाम के पेपर तक तैयार नहीं किए थे, जिस पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नाराजगी जताई। छात्रों का कहना था कि ये उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। वे पूरे मन से तैयारी करके एग्जाम देने आए थे और यहाँ परीक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। वहीं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आर.के. वर्मा ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ मीटिंग की और स्टूडेंट्स को भरोसा दिलाया कि मामले की पूरी जांच कराएंगे।
साथ ही कंट्रोलर ऑफ एग्जाम ने सफाई देते हुए कहा कि परीक्षा पोस्टपोन कर दी गई थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर परीक्षा स्थगित कर दी गई थी तो छात्रों को इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई। अब तो ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार यूनिवर्सिटी से इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, क्योंकि ये लापरवाही छात्रों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और बुलेटिन के आखिरी में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। चुनाव का मौसम है और पीएम नरेंद्र मोदी रोज रोज नई कैच लाइन ला रहे हैं। वहीं पर विपक्ष उनको बाउंड्री लाइन पर कैच करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। अब उनका नया शगुफा आया है कि मेरा परिवार, काश पिछले 10 साल में वो अपने परिवार नहीं बल्कि जनता के परिवारों के बारे में सोचते, जिसके लिए वो पिछले 10 साल से इंतजार कर रही है। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।